हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदू एनालिसिस 31st, आज का जो 31 जुलाई का। तो इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है ऐसे आज के हिंदू न्यूज़पेपर में। मेनली एडिटोरियल जो है आपका आज इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम देखेंगे आज। और अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, नीचे बटन सब्सक्राइब बटन दबा करके। तो पहला जो आपका एडिटोरियल है वो है गेटिंग अहेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस। तो ये बेसिकली राजस्थान जो क्राइसिस था, अभी राजस्थान में जो असेंबली सेशन बुलाने को लेकर था, उसके बाद जो हाई कोर्ट में जो स्पीकर के नोटिस को लेकर के जो राजस्थान हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, उस पे लेकर के राइटर ने एक बताया है कि प्रेसिडेंस क्या है, और एक तरह से उसको निगेट किया है कि ये जो हुआ है ये प्रेसिडेंस सही नहीं है। ये राइटर का कहना है इसमें। तो बेसिकली जो पहला पहला पार्ट इसमें जो है इसमें कवर किया गया है वो है स्पीकर के नोटिस का, जिसने इसमें हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। इसमें इन्होंने कहा, राइटर ने, ये फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल है लोकसभा के। तो ये जो इन्होंने कहा है कि जो ये स्पीकर ने नोटिस दिया, ये बेसिकली बाय रूल दिया है। उसमें जो लोकसभा में भी फॉलो होता है और बाकी स्टेट लेजिस्लेचर में फॉलो होता है कि जो स्पीकर है वो बेसिकली उनसे मांगते हैं, उनको टाइम देते हैं मेंबर्स को कि भाई आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं किया जाए, उसका जवाब के लिए। ये शो कॉज नोटिस एक तरह से नहीं है, ये इन्होंने कहा है। तो स्पीकर कैन नॉट गो इनटू रीजनेबलनेस ऑफ द ग्राउंड साइटेड इन द पिटीशन एट दिस स्टेज। तो स्पीकर उस चीज में नहीं आ सकते हैं, वे जो पिटीशन में दिया गया है। ओनली थ्रू द प्रॉपर हियरिंग विल द स्पीकर बी एबल टू नो वेदर रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। तो ये जो स्पीकर का जो था आपका ये हेयरिंग का, ये चीजें नहीं हो पाई, कोर्ट ने स्टे लगा दिया। इट इज दस बियॉन्ड द इमेजिनेशन हाउ अ चैलेंज कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द नोटिस एट दिस स्टेज। तो ये इनका कहना है राइटर का कि भाई इस स्टेज में अभी स्पीकर के जुरिडिक्शन में ये चीज था, कोर्ट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। Speaker acts of forwarding the petition cannot be legally challenged as he acting in accordance with the rules। तो ये इसमें बेसिकली कहा गया। उसके अलावा क्योटो हॉल केस जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, पहले भी न्यूज में आया है। ये एंटी डिफेक्शन को लेकर के ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है आपका सुप्रीम कोर्ट का। इसको आप जरूर देख लें। और मैंने एंटी डिफेक्शन का मेरा वीडियो है जिसमें डिटेल में सारे केसेस को और डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या, उसका मेरिट डिमेरिट को हमने डिस्कस किया है। मैंने लिंक दिया है ऊपर डिस्क्रिप्शन में कार्ड में, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो चीज़ इन्होंने डिस्कस की है वो असेंबली सेशन का डेट को लेकर के। अभी आपने देखा होगा बहुत दिनों से चल रहा था कि असेंबली कब बुलाना है। गवर्नमेंट चाह रही थी कि हमें जल्दी बुलाना है, गवर्नर ने बोला 21 डे का आपको नोटिस देना होगा, उसके बाद ही आप बुला सकते हैं। तो ये जो 21 डे गैप है क्या, इसको इन्होंने बताया है, और गवर्नर का पावर क्या है इस चीज़ को लेकर के। तो इन्होंने, जैसे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर पढ़ेंगे तो गवर्नर या प्रेसिडेंट को डिस्क्रिशनरी पावर बहुत ही कम दिया गया है। बेसिकली वो जो है एक्ट एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं काम। As per nominal procedure, once the cabinet decide to call the session on a particular date, decision is conveyed to the governor, who signs the summons order and send it back the same day or the next day। तो ये जो है बेसिकली प्रोसीजर होता है कि गवर्नर बेसिकली डिसीजन जो होता है वो कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा होता है, और गवर्नर बस इस तरह से उसको ऑर्डर को फॉर्मली साइन करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन अगर पॉलिटी पढ़ा होगा, तो जो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है, गवर्नर स्टेट में, प्रेसिडेंट सेंटर में, वो एक्ट एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर काम करते हैं। जो काउंसिल मिनिस्टर का डिसीजन होता है वो उनको कन्वे किया जाता है, क्योंकि वो हेड है, एक्सिक्यूटिव हेड एक तरह से है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट के या सेंटर के। तो उनको बेसिकली सारा जब ऑर्डर निकलता है विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नर या स्टेट में निकलता है, या फिर विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट निकलता है। लेकिन जो वो डिसीजन लेते हैं वो काउंसिल मिनिस्टर या कैबिनेट के द्वारा ही उनको कन्वे किया जाता है, जिसपे वो डिसाइड करते हैं। तो इसी चीज़ पे कहा गया है इसमें कि जो डिस्क्रिशनरी पावर जो गवर्नर यूज कर रहे हैं कि भाई है ना, क्या कारण है उसका, या फिर हम 21 दिन बुलाना, ये चीज़ें कैबिनेट का परव्यू है। कैबिनेट अगर डिसाइड करता है तो गवर्नर को उसको बुला लेना चाहिए। अंडर आर्टिकल 174 द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर समन्स द असेंबली। तो इस समनिंग का पार्ट, जैसे हमने कहा कि जो पावर है गवर्नर के पास है, लेकिन वो एक बस डिफैक्टो पावर, मतलब कि वो जो पावर है वो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर उनको करना है। पर गवर्नर कैन एक्ट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा गया है। एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन द इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होता है, जैसे कि राजस्थान में गवर्नमेंट इलेक्टेड है, सेंटर में जो गवर्नमेंट है जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं, उस इलेक्टेड गवर्नर के पास मेन पावर आता है। इसके अलावा एक और इन्होंने केस का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट के केस का,
नवम रेबिया एंड बामंग फेलिक्स वर्सेस डिप्टी स्पीकर, ये 2016 का जजमेंट था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को अफर्म किया है कि गवर्नर के पास इस चीज़ का जो पावर नहीं है, बेसिकली जो कैबिनेट डिसाइड करेगा उसी पे गवर्नर को स्टिक करना है। वेदर द गवर्नर हैज एनी डिस्क्रिशनरी पावर, ये इसमें डिसाइड किया गया था। तो इस केस में नवन रेबिया केस में कहा गया सो लॉन्ग एज द चीफ मिनिस्टर, जब तक चीफ मिनिस्टर यानी कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको मेजोरिटी सपोर्ट है, उनकी मेजोरिटी है बरकरार, तब तक जो है गवर्नर को कोई डिस्क्रिशन पावर नहीं है। डिसीजन अगर कोई कैबिनेट डिसाइड करता है किसी चीज़ को तो उसको मानना ही होगा, जब तक कि उनके पास मेजोरिटी सपोर्ट है गवर्नमेंट के पास। यहाँ पे जैसे कि बात करें अगर, तो सीएम के पास अगर मेजोरिटी सपोर्ट है, वो मेजोरिटी सपोर्ट का मतलब है जितने का असेंबली है उसमें ग्रेटर देन 50% अगर उनके पास सपोर्ट है, मेंबर्स हैं उनके सपोर्ट में, तो वो गवर्नर को उनका डिसीजन को मानना होगा। यही जो है इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। तो अभी जो अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है मेजोरिटी सपोर्ट है उनके पास, वो कॉन्फिडेंस है, तो उस चीज़ को गवर्नर को मानना चाहिए था। गवर्नर हैज़ नो रोल इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द हाउस, और बिजनेस अगर बात करें हाउस जब कन्वेन होता है उसके बाद जो वहाँ पे क्या काम होना है, क्या क्या बिल होना है पास, वो सारा जो दारोमदार है वो स्पीकर के कंट्रोल में होता है, स्पीकर उसको रेगुलेट करता है, गवर्नर नहीं। तो ये चीज़ भी यहाँ पे बताया गया है कि ये जो गवर्नर का डिसीजन है वो उस तरह से गलत है। Governor has no right to refuse to act on the advice of council minister. Such a position is antithetical to the concept of responsible government. तो ये यहाँ पे कहा गया है। अब आता है कि 21 डे पीरियड में आया कहाँ से ये चीज़, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए कुछ बताता नहीं है कि 21 दिन के बाद समन करना है या इतना दिन टाइम देना है। बेसिकली ये रूल्स कमेटी जो लोकसभा ने 1969 में इसको रिकमेंड किया था भाई, ये इसलिए रिकमेंड किया गया था क्योंकि हाउस कन्वेंट करने के पहले बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, जैसे कि मान लीजिए जो एमपीज ने एमएलए ने क्वेश्चन दिए हैं, कलेक्शन स्क्रूटनी ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन उन्हें आप देखते हैं क्वेश्चन आवर होता है, उसमें पहले से जो एमपी या एमएलए जो होते हैं उन्होंने अपना क्वेश्चन दिया होता है गवर्नमेंट को कि भाई हमें इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री से। तो उसको सारे क्वेश्चंस को असेंबल करना, उनका जवाब जो उनके साथ इंफॉर्मेशन जो देना है उसको असेंबल कर पाना, डिफरेंट क्योंकि हर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती है। मान लीजिए अगर हम सेंटर की बात करें तो जैसे कि किसी ने होम डिपार्टमेंट से कुछ क्वेश्चन किया है, किसी ने मान लीजिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट से कुछ क्वेश्चन किया है, किसी ने दूसरी मिनिस्ट्री से क्वेश्चन किया, कॉमर्स मिनिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो वो सारी चीज़ों को असेंबल कर पाना, उनके उनसे उनका जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ जो इन्फॉर्मेशन देना है, तो उन सब चीज़ों में टाइम लगता है, इसीलिए 21 दिन का पीरियड रखा गया था, शुरू में रिकमेंड किया गया था। बट बाद में पार्लियामेंट ने इसको 15 दिन कर दिया चेंज करके, लेकिन बहुत सारे स्टेट लेजिस्लेचर अभी भी 21 दिन का पीरियड को मानते हैं। लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं, ये इनफ्लेक्सिबल नहीं है। ये इसमें स्पीकर को पावर है कि वो अदरवाइज डिसाइड कर सकता है कि जल्दी अगर बुलाना है तो वो डिसाइड कर सकता है। तो ये स्पीकर का परव्यू है, गवर्नर का परव्यू नहीं है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि अर्जेंसी है, कोई मैटर अर्जेंटली हमें डिस्कस करना है, तो इट इज़ वेल विद इन इस पावर टू कन्वीन द हाउस ऑन शॉर्ट नोटिस। तो ये चीज़ आप समझ गए कि 21 दिन का क्या है, आपको बेसिक रूल पता चल गया कि किस दिन कहाँ से भाई आया है। उसके अलावा जो केसेज है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट का जब भी क्वेश्चन आए, तो जो केसेज होता है गवर्नमेंट का फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर के बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, गवर्नर अपॉइंटमेंट को लेकर के, उसमें आप इन चीज केसेस को कर सकते हैं। एंटी डिफेक्शन में क्योटो होलोन केस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये जो गवर्नर का पावर है आपको असेंबली सेशन बुलाने का या डिस्क्रिशनरी पावर, उसमें आप इस केस को कोट कर सकते हैं, नंबम रबिया केस को। तो आगे कुछ और मैंने इस पे इम्पोर्टेंट फैक्ट रखा है। तो सेशन ऑफ असेंबली का जैसे हमने बात की, तो दो प्रोविज गवर्नर के पास पावर है। एक 174 जो हमने देखा अभी कि गवर्नर उसको समन करेगा हाउस को। उसके अलावा 163 जो पावर है कि गवर्नर को जो भी फंक्शन करना है, डिसीजन लेना है, वो एड एंड एडवाइस ऑफ कॉन्स्टिट्यूट मिनिस्टर को लेना है। जैसे हमने कहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूट मिनिस्टर गवर्नमेंट जो मेजोरिटी सपोर्ट है, तो गवर्नर के पास और कोई चारा नहीं, उनको जो कॉन्स्टिट्यूट मिनिस्टर का एडवाइस के ऊपर ही काम करना है। इसके अलावा जो अगर हम बात करें सेशंस ऑफ असेंबली की, तो डिफरेंट सेशंस भी होता है आपका, जैसे कि बेसिकली 6 महीने के गैप में आपको, 2 सेशन के बीच में 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। इसीलिए अगर आप देखें जनरली 3 सेशंस होते हैं। इसका नाम अगर आप देखें तो एक तो आपको होता है बजट सेशन, जो शुरू में होता है आपका बजट सेशन। दूसरा होता है बजट सेशन, दूसरा होता है आपका मानसून सेशन, और तीसरा होता है विंटर सेशन जिसे हम कहते हैं। तो बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि भाई 6 महीने का टाइम 2 सेशन के बीच में नहीं होना चाहिए गैप, तो इसीलिए 3 सेशन बुलाए जाते हैं, स्टेट में भी और सेंटर में भी। तो इसको आप ध्यान रखें, सेशंस ऑफ असेंबली क्या होता है, पॉलिटी में जब आप पढ़ेंगे तो उसको आप देखेंगे इस सेशंस के बारे में भी। और ये गवर्नर का पावर जो है ये भी पॉलिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
नेक्स्ट आपका मूव करते हैं, एडिटोरियल है आपका, एन एजुकेशन पॉलिसी दैट इज स्वीपिंग इन इट्स विजन। तो ये बेसिकली जो कल गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू किया, अपना ये पास किया था, उसके बारे में ही है। कल के वीडियो में मैंने डिस्कस किया इसके बारे में काफ़ी डिटेल में। इसमें हम देख सकते हैं कुछ कुछ पॉइंट इन्होंने बेसिकली इस एडिटोरियल में जो मेंशन किया क्या क्या जो है इस एजुकेशन पॉलिसी में है, इसी को फीचर्स को डिस्कस किया गया है, इसमें बताया राइटर ने। इसमें जो है बेसिकली 5+3+3+4 मॉडल को इम्प्लीमेंट किया है। इसमें क्या है 5+3+, इसमें है पहला 5 साल जो कि एज ऑफ 3 साल के एज तक के लिए, स्टार्टिंग एज 3 साल से 8 साल जो है आपका जो प्री प्राइमरी होता है, इसमें इसको रिकॉग्नाइज किया गया। पहले क्या था आपका 10+2 था सिर्फ, इसमें जो 10 जो है आपका 1 to 10 होता था, अभी क्या है ये 1 to 10 नहीं, मतलब आपने जो प्री प्राइमरी जो है क्लास 1 के पहले जो बच्चे को डेवलपमेंट चाहिए, जो किड्स किंडरगार्टन आप देखते हैं, उसको अभी तक जो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब जो है इसमें इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया गया 5 में। पहला 5 मतलब क्लास 1, क्लास 2 प्लस 3 साल इसके पहले, सॉरी यहाँ पे इसके पहले 3 साल इसके पहले, उसके बाद क्लास 1 2। तो ये जो 3 साल है ये काफ़ी इसको अहम इम्पोर्टेंस दिया गया इस पॉलिसी में कि भाई पहले के 3 साल चाहे वो आंगनबाड़ी में, अगर आप रूरल एरिया में देखें तो वहाँ पर, या किंडरगार्टन में किड्स स्कूल्स में जो बिताते हैं बच्चे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको भी गवर्नमेंट ने इसको इम्पोर्टेंस दिया है इसमें। उसके बाद आता है 1 2, फिर ये 3 क्लास जो हो गया, उसके बाद आप जोड़ते चले जाइए, 2 के बाद क्लास 3 4 5 ये 3 हो गया। इसको अलग क्यों किया गया है, क्योंकि क्लास 5 तक यहाँ पे रखा गया है कि बच्चे जो हैं अपने मदर टंग में काम उसको बेसिकली शिक्षा दी जाएगी और जो सिंपल शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद 3 साल दिया गया है 6 7 8, इसमें जो है वोकेशनल स्टडीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है कि 6 क्लास से ही आपको वोकेशनल स्टडी की प्रोविजन होगा, बच्चे जो है उसमें जा सकते हैं। उसके अलावा ये जो क्लास बाकी 4 साल क्या है आपका 9 10 11 12, ये जो आपका सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका आगे के फ्यूचर में आपको क्या डिसाइड करना है उसके लिए। तो एक तरह से हर जो पूरा जो करिकुलम है आपका 10+2, इसको इम्पोर्टेंस के बेसिस पर उसको बाइफरकेट किया गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग द चाइल्ड्स मदर टंग अंटिल क्लास 5, जैसे मैंने कहा कि क्लास ये जो 5+3 अगर पहला आप जोड़ दे 8 वाला, ये क्लास 5 तक होता है, तो इसमें मदर टंग इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इसमें गवर्नमेंट ने इसको तवज्जो दिया है। बिटवीन एज 3 to 8 पिकिंग अप लैंग्वेज इज चाइल्ड्स प्ले एंड ब्लेंड द मदर्स टंग इंग्लिश फॉर द इन द फर्स्ट 5 years ऑफ स्कूल। तो ब्लेंड ऑफ मदर टंग और इंग्लिश या फिर जो भी आप लैंग्वेज अपना चाहे दूसरा लैंग्वेज, तो उसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्कूल्स में जो हाई स्कूल्स में जो स्ट्रेट जैकेटिंग होता था कि भाई आप आर्ट्स ही पढ़ रहे हो, आप कॉमर्स ही पढ़ना है आपको, या फिर साइंस ही पढ़ना है, वो चीज़ को हटाया गया है। वोकेशनल कोर्सेज को यहाँ पे इंटर्नशिप के साथ जोड़ा गया है क्लास 6 के ऊपर में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, उसके अलावा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को जो गवर्नमेंट चाह रही है कि स्कूल में स्कूल लेवल पर 2030 तक इसको 100% कर दिया जाए। तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या होता है बेसिकली कि कितने बच्चे, कितने लोग जो है इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, कितने लोग जो है इस स्कूल लेवल में इनरोल्ड है, स्कूल में किसी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, इनरोल किए हुए हैं, तो एडमिशन लिया हुआ है, तो इसको 100% करना मतलब कि कोई भी बच्चा जो है स्कूल एजुकेशन से बाहर नहीं हो, सबको स्कूल एजुकेशन मिले। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कदम है इसमें। इसके अलावा हाई एजुकेशन की हम बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें प्रदान किया गया है कि मल्टी डिसिप्लिनरी हाई एजुकेशन बनाया जाएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब अगर आपको है ना मेजर आपका मान ली इंजीनियरिंग है या क्या फिजिक्स है आपको, उसके साथ साथ आप जो आपको अगर म्यूजिक आर्ट्स में किसी में इंटरेस्ट है तो वो आप साथ में ले सकते हैं। अभी में क्या था कि अभी लिमिटेड चॉइस था कि अगर आपको फिजिक्स मेजर है तो आपको साथ में माइनर में केमिस्ट्री या उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है वही ले सकते हैं, ऐसा अभी नहीं होगा। इसके अलावा हाई एजुकेशन में भी कहा गया कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हम 50% करेंगे। अभी ये 26-27% है, इसको 50% हम करेंगे, ऐसा गवर्नमेंट चाहती है 2035 तक, लक्ष्य है गवर्नमेंट का। उसके अलावा रिसर्च इंस्टीट्यूट को है ना इसमें यूनिवर्सिटीज बनाया जाएगा जो कि रिसर्च पे फोकस करेगा और बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें रिसर्च को बढ़ावा देगा। उसके अलावा न्यू रिसर्च फाउंडेशन इसी के लिए है। उसके अलावा कॉलेज को भी है ना एम्पावर करने का इसमें प्रोविजन रखा गया है, टारगेट रखा गया है कि जो अभी जो था कि उनको ये आपका एफिलिएशन देना, वो जो ब्यूरोक्रेसी डिले था उसको हटा के ऑटोनॉमी दी जाएगी उनको। कॉलेजेस को 15 साल के बाद आपको देखेंगे आप ऑटोनॉमी दी जाएगी, इस चीज़ को जो एफिलिएशन है उसको कम किया जाएगा। उसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन पे काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया, क्योंकि अभी अगर हम कोविड को ही देख ले तो एक आपको आई ओपनर है कि कैसे ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अभी भी अगर आप देखें स्कूल्स में बिफोर कोविड भी, तो बहुत सारे जगह पे आपका ऑनलाइन एजुकेशन होता था, जहाँ पे आप 3D में या फिर जो अलग तरीके से बच्चे को पढ़ाने का, या टीचर दूर बैठे हुए हैं बाहर में वो उसको पढ़ा रहे हैं, तो ये सारा कुछ और 5G से इसको आप जोड़ सकते हैं कि 5G में जो गवर्नमेंट मूव कर रही है तो उससे ऑनलाइन एजुकेशन को और बढ़ावा मिलेगा। उसके अलावा इससे और जो इसमें किया गया इंस्पेक्शन फ्री कर दिया गया है कि जो अभी होता था पीरियोडिकल इंस्पेक्शन होता था एक्रेडिटेशन के लिए, एक्रेडिटेशन देना तो इंस्पेक्शन करने जाते थे, वो चीज़ को हटा करके अब सेल्फ डिक्लेरेशन किया गया, सेल्फ असेसमेंट की कॉलेजेस जो है अपना स्कूल सेल्फ असेस करेंगे और अपना रिपोर्ट जो है खुद सबमिट करेंगे। उसके बाद जो मिनिस्ट्री या जो एजेंसी है उसको अपना उसके बेसिस पे उनको एक्रेडिटेशन देगी और आगे उनको रेगुलेशन अप्रूवल मिला जाएगा। उसके अलावा जो अभी डिफरेंट बॉडी है, हायर एजुकेशन को रेगुलेटरी बॉडी कहें अगर हम, उसको हटा करके सिंगल बॉडी बनाया गया जिसमें 4 वर्टिकल होंगे। वो होगा स्टैंडर्ड सेटिंग करने के लिए, फंडिंग के लिए एक होगा, एक्रेडिटेशन के लिए और रेगुलेशन के लिए। तो एक जो मल्टीपल जो रेगुलेटरी बॉडी से आपको गुजरना पड़ता था, वो चीज़ अब कम हो जाएगी, एक ही बॉडी रहेगा, उसमें अलग-अलग फोरम्स रहेंगे। इसके अलावा एंशिएंट लैंग्वेज पे इस पे ध्यान दिया गया कि एंशिएंट लैंग्वेज और इंडिक नॉलेज जो सिस्टम है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया स्कूल एजुकेशन में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट जो अपना जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है एजुकेशन पे अभी कर रही है, वो अप्रॉक्स 4%, 4.2% है। इसको बढ़ा करके 6% करने का गवर्नमेंट का लक्ष्य है। तो इसके साथ मैंने कुछ पॉइंट जो बेसिकली रखा है इसमें कि है ना, एजुकेशन पॉलिसी को आपको आंसर लिखने में समझने में आसानी होगी। ये जो एजुकेशन पॉलिसी बेसिकली 2 कमिटीज़ के पहले गवर्नमेंट ने बनाया था, जिसके फीडबैक के आधार पर ये एजुकेशन पॉलिसी को बनाया गया है। पहला था 2016 में TSR सुब्रमण्यम कमिटी, दूसरा था 2017 में के कस्तूररंजन कमिटी। तो ये जब भी आप आंसर लिखें तो आप इसको लिख सकते हैं कि कैसे ये पॉलिसी आया, या कोई भी पॉलिसी जो उसके पहले कमिटी बनाई जाती है, तो इसमें आप एजुकेशन पॉलिसी में आप इन 2 कमिटी का ज़रूर मेंशन करें इंट्रोडक्शन के पेज में। इसके अलावा ये पिक्टोरियल जो हमने न्यूज़पेपर से मैंने लिया है, तो ये जो आपका इसमें आसानी होगी समझने में, 10+2 से 5-3-3-4 को किया गया है। ये जैसे मैंने बताया आपको, अ, इसमें किया गया है स्कूलिंग फ्रॉम 1 to 10 जो था आपका, इसको 5 साल फाउंडेशन एजुकेशन, 3 साल प्रिपरेटरी एजुकेशन, 3 साल मिडिल एजुकेशन और 4 साल सेकेंडरी स्कूलिंग इसमें कन्वर्ट किया गया। इसका इंपॉर्टेंस मैंने बताया आपको अभी। मल्टी स्ट्रीम होगा कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स होंगे, आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। डाइल्यूटेड बोर्ड्स जो अभी बोर्ड एग्जाम्स है उसको कम किया गया है, लोड जो बच्चों पे होता था कि भाई पढ़ के रट के जाना है, उसको हटाकर क्या किया गया है कि मॉड्यूलर किया गया, उसको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टेस्ट अलग अलग होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट अलग होगा, सब्जेक्टिव टेस्ट अलग होगा, और एग्जाम जो है आप 2 बार साल में ले सकते हैं। अभी जो है एक ही बार का प्रोविजन है, 2 बार लिया जाएगा ताकि बच्चे जो है वो ईजी फील कर सके और अच्छे से उसको समझ के एग्जाम दे सके। मल्टीलिंगुअल किया गया, ऐसे 3 लैंग्वेज पॉलिसी रखा गया कि भाई एक तो आपका मदर टंग हो गया, बाकी 2 लैंग्वेज आप कुछ ले सकते हैं। लोकल लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया जाएगा क्लास 8 तक में, जैसे हमने कहा अभी मदर टंग 5 साल तक तो है ही है, उसके अलावा 8 साल तक का प्रोविजन रखा गया है इसमें। बैगलेस डेज कि स्कूल स्टूडेंट टू हैव 10 बैगलेस डेज इन ईयर, बैग आपको ले जाना नहीं पड़ेगा, उसमें वोकेशंस पे ध्यान दिया गया कि वोकेशन कोर्सेज को करने का। कॉलेजेस की बात करें, हायर एजुकेशन की बात करें, तो नेशनल एजेंसी टेस्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम ट्वाइस ईयर, कॉमन एग्जाम किया जाएगा बाकी डिफरेंट कॉलेजेस के लिए। जैसे सेट होता है, आप अगर बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं तो सेट आपको देना होगा। 4 ईयर बैचलर में आपका जो है मल्टी इंट्री मल्टी एग्जिट किया गया है। मल्टी एग्जिट मतलब कि अगर आप 1 साल बाद छोड़ते हैं तो आपको है ना सर्टिफिकेट कोर्स सर्टिफिकेट डिग्री मिलेगा। अगर आप 2 साल बाद छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर आप 3 साल बाद छोड़ते हैं तो आपको डिग्री दी जाएगी, और अगर आप 4 साल में प्रोजेक्ट करने के बाद छोड़ते हैं तो आपको रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। नो एफिलिएशन, जैसे हमने कहा एफिलिएशन को हटा के ऑटोनॉमी दी जाएगी कॉलेजेस को। फी कैप का प्रोविजन है, और गोइंग ग्लोबल, ग्लोबल यूनिवर्सिटीज जो है उनको इंकरेज किया जाएगा वो इंडिया में अपना इंस्टीट्यूशन को खोले और इंडियन इंस्टीट्यूशन को बाहर में जाने का। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट है स्कूलिंग में, एजुकेशन में, फ्री एंड कंपलसरी राइट टू एजुकेशन जो अभी है RTE, इसको अभी तक तो था वो 14 ईयर्स तक था, उसको बढ़ा करके क्लास 12 तक करने का प्रोविजन है। अभी जो है क्लास 8 तक है फ्री एजुकेशन, उसको क्लास 12 तक गवर्नमेंट करेगी। उसके अलावा अभी क्या है, मिड डे मील होता है कि आपको दोपहर का खाना मिलेगा स्कूल में, मिड डे मील होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट कर रही है ब्रेकफास्ट भी वहाँ पे दिया जाए, न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट, मिल्क और बनाना जैसे हो गया आपको प्री स्कूल में और प्राइमरी स्कूल में, ताकि बच्चे जो है अच्छे से न्यूट्रिशियस फूड भी मिले उनको और ज़्यादा स्कूल वो आना चाहे। उसके अलावा जो मल्टीपल लैंग्वेज है उसको है ना बच्चों को स्टार्टिंग में दिया जाए मदर टंग और साथ में दूसरा, और ये हमने देख लिया मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन और 4 ईयर ऑनर्स प्रोग्राम।
इसके अलावा जो आपका है, जैसे कि हमने उसके अलावा करिकुलम में चेंज करने का प्रोविजन है कि एक नया करिकुलम डेवलप किया जाएगा, जो कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज मिला के डेवलप करेगी। एचआरडी तो है ही, और एक और इम्पॉर्टेंट बात, एचआरडी जो है इसका नाम चेंज होके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। ये आप ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव में अगर आपको आए तो इस करिकुलम को सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं डिफाइन करेगी, उसके साथ साथ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी इसको साथ में ज्वाइन करेगी, हेल्थ मिनिस्ट्री भी इसको, और ट्रैवल मिनिस्ट्री, ये सारे मिनिस्ट्री मिलकर एक करिकुलम, नया करिकुलम डेवलप करेंगे। फाउंडेशन लिटरेसी जो हमने बताया, इसके लिए गवर्नमेंट का एम है कि जो फाउंडेशन लिटरेसी, यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी अचीव किया जाए ग्रेड 3 तक में 2025 तक। ये ग्रेड 3 तक में जितने भी बच्चे हैं उनको फाउंडेशन लिटरेसी जो आए, लिटरेसी न्यूमरेसी उनको आने चाहिए, ये गवर्नमेंट का लक्ष्य है। एक्रेडिटेशन की बात करें तो इंडिपेंडेंट स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी बनाया जाएगा स्टेट के द्वारा, और ये ट्रांसपेरेंट सेल्फ डिस्क्लोजर, जैसे हमने बात किया कि अभी जो क्या इंस्पेक्शन होता था वो नहीं हटके स्कूल्स या जो एजुकेशन है वो अपना खुद सेल्फ डिस्क्लोजर करेंगे, भाई ये मेरा है, सेल्फ डिक्लेरेशन होगा, उसके बेसिस पर और इन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर इसको स्कूल को एक्रेडिट किया जाएगा। असेसमेंट की बात करें, असेसमेंट क्या होता है कि भाई कैसे उसको बच्चे को आपको असेस करना है, उसको रेटिंग देनी है, परखना है, उसके लिए परख करके नया जो असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये सेंटर गवर्नमेंट बनाएगी जो कि स्टैंडर्ड सेट करेगी, भाई कैसे आपको असेस करना बच्चों को। इंक्लूसिव एजुकेशन पर भी इसमें फोकस किया गया। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब कि जो जो जैसे कि जेंडर इंक्लूसिव हो गया, जो डिजेबल्ड है स्पेशल एजुकेशन वो इंक्लूसिव हो गया, कुछ रीजन जो है, जो रीजन पीछे हैं एजुकेशन में, उनको इंक्लूड करना। तो जेंडर इंक्लूशन फंड बनाया जाएगा जो कि जेंडर इक्वल इक्विटी एजुकेशन को बढ़ावा देगा, जेंडर की गर्ल्स एजुकेशन को और ट्रांसजेंडर एजुकेशन को इसमें बढ़ावा देने का प्रोविजन है। उसके अलावा स्पेशल एजुकेशन जोन्स, जो कि वैसे जोन्स मतलब वैसे डिस्ट्रिक्ट या वैसे रीजन्स जहाँ पे एजुकेशन बहुत ही कम है, एजुकेशन पैरामीटर लिटरेसी अच्छी नहीं है। इसके अलावा बाल भवन सेटअप किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में, जो कि स्पेशल डे टाइम बोर्डिंग स्कूल टू पार्टिसिपेट इन आर्ट रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड, प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो ये बाल भवन बनाने का है डिस्ट्रिक्ट्स में। 3 लैंग्वेज फार्मूला हमने देखा अभी कि बच्चे जो है स्टेट का जो अपना रीजनल लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसके अलावा 2 लैंग्वेज अपना चूज कर सकते हैं। और हाई एजुकेशन की अगर बात करें तो जैसे हमने देखा अभी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, इसमें अभी जो 26% है उसको बढ़ा करके 50% करने का लक्ष्य है गवर्नमेंट का 2035 तक। मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने का प्रोविजन है जो कि रिसर्च को बढ़ावा देगा एट पार विद आईआईटी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो कि रिसर्च जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें रिसर्च को, कल्चर को कैसे अच्छा किया जाए वो करने का है। हाई एजुकेशन जो एक रेगुलेटरी बॉडी जो है, एक सिंगल बॉडी बनाई जाएगी जिसमें 4 वर्टिकल्स होंगे, जैसा हमने डिस्कस किया है। तो एक रेगुलेशन के लिए, दूसरा स्टैंडर्ड के लिए, तीसरा जो है आपका ग्रांट्स फंडिंग के लिए, और चौथा एक्रेडिटेशन के लिए। 4 बॉडी इसमें इंडिपेंडेंट वर्टिकल बनाए जाएंगे। तो जो डिफरेंट बॉडीज था, रेगुलेटरी बॉडी यूजीसी, एआईसीटी, उसको हटा करके सिंगल बॉडी बनाने का गवर्नमेंट ने प्रोविजन किया है। उसके अलावा नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, जो कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है उसको बढ़ाने के लिए ये फोरम बनाया गया, ताकि जो लोग जो अपना आइडिया एक्सचेंज कर सके कि कैसे ऑनलाइन एजुकेशन को हम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा पॉलिसी का एम है टू अचीव 100% यूथ एंड एडल्ट लिटरेसी। फंक्शनल लिटरेसी का हमने देखा स्कूल एजुकेशन में क्लास 3 तक में 100% फंक्शनल लिटरेसी। और उसके अलावा जैसे हमने कहा कि क्लास 6 से जो है आपको वोकेशनल कोर्सेज भी कराया जाएगा, और कोडिंग जो अभी 21st सेंचुरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका कोडिंग जो है, सॉफ्टवेयर कोडिंग, लैंग्वेज कोडिंग, वो इंट्रोड्यूस किया गया क्लास 6 से ही। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसको आप ध्यान रखें, आपका आंसर लिखने नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इनका जो बेसिक क्या क्या है उसमें पॉइंट, इसको आप जरूर ध्यान रखें, नोट्स बना लें इसका। इसके अलावा एक और आपका एडिटोरियल है लॉन्ग रोड, ये भी जो है आपका इसी चीज़ को रिलेटेड है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में, क्योंकि ये हमारा फेडरल सिस्टम है और एजुकेशन जो है आपका वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। कंकरेंट लिस्ट में मतलब कि भाई इसमें कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, सेंटर को भी स्टेट को भी। तो कंकरेंट लिस्ट का है, एजुकेशन स्टेट के अंदर में आता है, तो इसलिए फेडरल स्ट्रक्चर में हमें स्टेट का सपोर्ट चाहिए इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अभी जो ज़रूरत है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो स्टेट के साथ डिस्कस करके कैसे इस पॉलिसी को हर स्टेट में इम्प्लीमेंट किया जाए उसके बारे में देखना। तो इसी के बारे में बताया गया इसमें कि है ना अभी जो है क्या क्या है इस एजुकेशन में और क्या क्या किया जाएगा। तो ये हमने जैसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया 6% का जीडीपी का, ट्वाइस ईयर एग्जाम होने का। उसके अलावा ब्रेकफास्ट का हमने देखा, जो अभी इंक्लूजन फंड हमने देखा अभी,
राइट टू एजुकेशन को हमने बढ़ा दिया, फी रेगुलेशन भी इसमें है, तो ये सारा चीज़ है। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है नॉट द राइट टाइम टू ओपन जिम्स। ये जो अभी अनलॉक 3 में जिम्स को ओपन करने का गवर्नमेंट ने कहा, योगा और जिम्स जो खुल सकेंगे अगस्त 5 से, तो इसके लिए राइटर ने यहाँ पर एक कंसर्न व्यक्त किया है कि जिम खोलना उतना ठीक नहीं है क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन फैलने का खतरा है। कैसे खतरा, ये इन्होंने बताया है जैसे कि एक्सरसाइज तो अच्छी है, लेकिन जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया डायमंड प्रिंसेस जो क्रूज शिप था और बाकी जो क्लस्टर्स जहाँ पे नॉर्थ साउथ कोरिया सिंगापुर में आए हैं, तो वहाँ देखा गया है कि भाई प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर इन द क्लोज स्पेस जैसे जिम क्या होता है, क्लोज होता है हर तरफ से, और उसमें आप विथ पुअर वेंटिलेशन, क्योंकि वहाँ पे एसी होता है, वेंटिलेशन नहीं होता है, अगर आप देखें इससे वायरस स्प्रेड ज़्यादा होता है। तो मान लीजिए अगर जिम में अगर आप गए हैं, किसी ने खांस लिया, जो जोर से सांस लेते हैं उसके कारण जो ड्रॉपलेट्स हैं उससे वायरस इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा है। थ्रू एरोसोल, अभी जो है अभी रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने एडमिट किया है कि भाई एरोसोल्स या एयर के थ्रू भी ये वायरस फैल रहा है। तो इस चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। ये जिम्स में ऐसा ही होता है, बंद होता है आपका। उसके अलावा और क्या क्या कारण है जिम्स को नहीं खोलना चाहिए, राइटर ने जो कहा है, डीप ब्रीथिंग एक्सेलेशन थ्रू द माउथ बाय मेंबर्स। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, आपको तो आप जल्दी जो सांस लेते हैं मुंह खोल करके सांस छोड़ते हैं ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी में, उससे क्या है जो ड्रॉपलेट्स जो है, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स और एयरोसोल जो है जो इमिट किया जाएगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। उसके अलावा जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सेलेशन विथ फोर्स विल इजेक्ट मोर वायरस। तो एक्सेल आप जो एक्सरसाइज करते समय जब फोर्स से आप एक्सेल करते हैं, बाहर सांस छोड़ते हैं, लेते हैं, उससे और वायरस जो ज़्यादा फैलेगा वहाँ पर, और क्योंकि वो बंद जगह रहती है तो उससे उससे लोगों को भी हानि पहुँचने की आशंका है। यहाँ पे ऐसे कि साउथ कोरिया का एग्जांपल दिया है, 112 लोग जो वो पार्टिसिपेट इन फिटनेस डांस, वहाँ जुम्बा का फिटनेस डांस है, उसमें वो सारे लोग इन्फेक्ट हो गए क्योंकि वो बहुत ही हाई एरोबिक डांस था उसमें, जिसमें लोग जोर से सांस लेना और छोड़ना करना था। अनदर रूट ऑफ स्प्रेड इज थ्रू शाइनी सर्फेसेज कंटामिनेटेड विथ वायरस। तो अगर जो एक्सरसाइज जिस पे आप करते हैं, जो टूल्स हैं, शाइनी सर्फेसेज होता है उस पर वायरस लगने का डर है, उससे इन्फेक्ट होने का डर है। इन्होंने कुछ सजेशन दिया है लिमिट करने का, जिसको कैसे लिमिट कर सकते हैं कि कितने लोग एक साथ में जिम में रहें, काम करें, एक्सरसाइज करें, उसको लिमिट करना जरूरी है। उसके अलावा फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए उन लोगों के बीच में। वेंटिलेशन को इम्प्रूव करना जरूरी है, अगर आप उसको खोल सकें और कैसे उसको वेंटिलेशन इम्प्रूव किया जाए। उसके अलावा रेगुलर एंड पीरियोडिक क्लीनिंग ऑफ ऑल इक्विपमेंट्स, तो ये सब चीज़ें जरूरी है। चेंज द मास्क द मोमेंट दे वेट, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं मास्क लगा के, जैसे वो वेट होता है तो आप उसको चेंज करें। तो ये सारा कंसर्न अगर आप जिम जा रहे हैं उसको आप जरूर ध्यान में रखें, ताकि आपका जो इन्फेक्शन आप नहीं हो आपको, और आपकी हेल्थ ठीक रहे। उसके अलावा ये भी सॉरी एडिटोरियल है आपका बैंकिंग और सेरोलॉजी। तो ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सेरो सर्वे जो किया गया है उसके बारे में बताया गया है कि सेरो सर्वे से अभी तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आई है। हर्ड इम्यूनिटी क्या है भाई, एक 60 से 70% पॉपुलेशन को इन्फेक्शन हो जाता है, वो ठीक हो जाते हैं, तो माना जाएगा कि बाकी लोगों को इन्फेक्शन होने का खतरा कम है, जो बच गए हैं, इससे इम्यूनिटी आ गई उस पॉपुलेशन में, कम्युनिटी में। तो ये अभी तक नहीं पाया गया, क्योंकि अभी तक अगर सेरो सर्वे देखें तो 20% या 20 से 25% तक देखा गया है कि लोगों को इन्फेक्ट हुआ है एरिया में। सैंपल बहुत साइज बहुत छोटा था, इसीलिए अभी भी इन्फेक्शन का खतरा है, इसको हमें देखने की जरूरत है। तो सेरो सर्वे के बारे में आप जान सकते हैं, मैंने प्रीवियसली वीडियो किया है कि सेरो सर्वे क्या है, इलिसा टेस्ट क्या है, IgG एंटीबॉडी क्या है, इसको आप देख सकते हैं पुराने एडिटोरियल में मेरे। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है एससी टू लुक्स टू सेव बोथ एनिमल्स एंड क्रॉप्स। तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन दायर किया गया था बीजेडी एमपी के द्वारा कि जो किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स है उसको रोका जाए, और वर्मीज ब्लू बूज जो है नीलगाय, उनको एज ए वर्मी डिक्लेयर करके मारा जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसको रोकने के लिए इन्होंने याचिका दायर की थी। तो जो इम्पोर्टेंट बाकी आपका आर्टिकल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसमें जो रिलेटेड टर्म्स है मैंने रखा है इसमें, वर्निंग एनिमल क्या होता है ये आपको इम्पोर्टेंट आपको जानना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेक्शन जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें कहा गया है कि सेक्शन 62 में कहा गया है कि स्टेट जो है लिस्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल सेंटर्स को भेज सकता है कि भाई उनको वर्मिंग डिक्लेयर किया जाए। वर्मिंग मतलब उनको हम वो हंटिंग करने के लिए इजाज़त देने की, कि अगर मान लीजिए स्टेट को लगता है कि भाई वो खेती को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कुछ एनिमल्स बहुत ज़्यादा नंबर में हैं जो खेती को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहाँ के लोगों के लिए खतरा है, उस केस में स्टेट जो है सेंटर को बोल सकता है कि भाई आप इस एनिमल को इस एरिया में, एरिया भी बताना पड़ेगा, इस एरिया में आप वर्मिंग डिक्लेयर कर दें ताकि हम उसको मार सके। तो वाइल्ड लाइफ लॉ जो ये एक्ट है, ये जो आपका बेसिकली एनिमल्स जो है उसको शेड्यूल, इसके अंदर शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल्स में एक 1 to 5 शेड्यूल्स किए गए हैं।
शेड्यूल 1 में जो है कुछ जानवर को रखे गए हैं जिसमें कि जिसको हंट करना आपको उसके लिए आपको मना है हंटिंग करना। अगर कोई हंट करता है तो उसको सेवियर पनिशमेंट, जैसे टाइगर को इसमें रखा गया है। इसके अलावा शेड्यूल 2 और 3 में कुछ एनिमल्स है, वाइल्ड बोर्स, नीलगाय, रेसस, ये सब जैसे है जो कि हंट किए जा सकते हैं। शेड्यूल 5 जो है आपका, ये वर्मिंग कैटेगरी है। अगर किसी एनिमल को शेड्यूल 5 में रखा जाता है तो उसको हंटिंग करने का अलाउ है, मतलब अगर आपको उसको मारता है जानवर को तो वो उस पर कोई पनिशमेंट नहीं होगा, उसको कुछ सजा नहीं होगी। जैसे कि क्रॉ, कौवा जो हो गया, फ्रूट बैट जो हो गया, इसको शेड्यूल 5 में रखा गया परमानेंटली कि इसको आप एक अगर खतरा है तो उसको आप मार सकते हैं, इसमें कोई भी आपको कानूनन सजा नहीं होगी। तो अब बात करते हैं वर्मिंग डिक्लेयर कौन करता है। तो वर्मिंग डिक्लेयर करने का पावर है आपको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को या ऑथोराइज ऑफिसर को, कि वो हंटिंग उसका परमिट कर सकता है स्पेसिफिक एरिया में। जैसे कि हमने कहा स्पेसिफिक एरिया का आपको बताना है स्टेट को, क्योंकि स्टेट के पास पावर नहीं है वर्मिंग डिक्लेयर करने का। ये पावर किसके पास है? सेंटर के पास। तो स्टेट इसीलिए सेंटर को भेजता है, सेंटर के पास पावर है इस एक्ट में कि वो किसी जानवर को वर्मिंग डिक्लेयर कर सके। कौन जानवर भाई? वैसा जानवर जो कि शेड्यूल 1 या 2 में नहीं है। तो अगर वो शेड्यूल 1 या 2 में नहीं है तभी उसको वर्मिंग डिक्लेयर किया जा सकता है। जो जानवर शेड्यूल 1 या 2 में हैं उसको वर्मिंग किसी भी हालत में आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, उसको हंटिंग कभी भी नहीं कर सकते हैं। वो हाईली प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं। तो ऐसे एनिमल्स को, तो बाकी जो एनिमल्स हैं उसको अगर स्टेट को लगता है कि भाई हमारा नुकसान पहुंचा रहा है फसल का या लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो सेंटर को बोल सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई इस एरिया में इस जानवर को वर्मीन आप डिक्लेयर कर दीजिए ताकि हम उनको स्लॉटर कर सकते, उनको मार सके और लोगों को राहत पहुंचा सके। तो फ्रेंड्स, ये था आज का एनालिसिस हिंदू का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर आप लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर करें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप, और बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। और आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। थैंक यू फ्रेंड्स।